तो पिछले क्लास में आपने देखा कैपिटल स्ट्रक्चर के संबंध में तीन तरह का टर्म यूज होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटलाइजेशन और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। आज हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग देखें पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कैपिटल कंपोजिशन जो तैयार किया जाता है एक कंपनी के द्वारा, फर्म कॉरपोरेट हाउस के द्वारा, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट किस प्रकार से उसका पैटर्न तैयार होता है। तो पहला है कि आप केवल इक्विटी शेयर से ही ओनली, यानी कैपिटल को क्रिएट करने के लिए सिर्फ इक्विटी शेयर्स का यूज किया जाए। दूसरा है कि इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स दोनों का मिक्सिंग हो। थर्ड ऑप्शन है इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। यू में से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी तीसरा है ऑप्शन कि आप इक्विटी शेयर के साथ डेब्ट कैपिटल का मिक्सिंग करो। पहला था केवल इक्विटी शेयर कैपिटल का यूज करो, दूसरा इक्विटी शेयर के साथ प्रेफरेंस शेयर का मिक्सअप करो, और थर्ड है इक्विटी शेयर के साथ डिवेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन जो इस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट पेबल होता है उसको मिक्सअप करो। और फोर्थ में आप कह सकते हो तीनों का मिक्सचर करो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स एंड टर्म लोन्स, तीनों चीज का मिक्सिंग करो। तो ये चार ऑप्शन है कंपनी के पास। हाँ, ये चार में से कोई भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पे आखिर क्यों ये ऑप्शंस हैं, तो इसको किस आधार पर चुनाव किया जाएगा कि कौन सा पैटर्न फर्म के लिए सूटेबल है। बात इसके पीछे है कि इक्विटी शेयर तो मेन कंपोनेंट है। हम न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंपनी की बात करें तो इक्विटी शेयर तो मेन कंपोनेंट है, ओनरशिप सिक्योरिटी है, और इक्विटी शेयर के बिना कंपनी फॉर्म ही नहीं करेगी। तो इक्विटी शेयर तो ठीक है। इसके अलावा जो दो ऑप्शन है प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स या टर्म लोन्स, तो इन ऑप्शंस में कौन सा बेटर होता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये सभी जो सिक्योरिटीज़ एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स आप देख रहे हो उसमें अलग अलग फीचर्स है, अलग अलग मामलों में, जिसको हम अलग अलग दृष्टिकोण से, जैसे कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इक्विटी शेयर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे हाई होता है, प्रेफरेंस शेयर का कम होता है। इसी प्रकार से डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रिस्क पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लीगल ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड एंड इंटरेस्ट के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सबकी अपनी अपनी विशेषता है। टैक्स एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अलग अलग फीचर्स है, जिसको ध्यान में रखते हुए कैपिटल स्ट्रक्चर का डिजाइनिंग किया जाता है, उसका मिक्सिंग रेशियो तय किया जाता है, ताकि रिस्क, कॉस्ट और कंट्रोल सब में आपस में बैलेंस ऐसा बने जो फर्म का मेन गोल है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न टू ऑनर और मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म, उस गोल को अटेन किया जा सके। तो अब हम लोग देखें कि आखिर इसमें फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या खासियत किस में है। पहला पॉइंट हम रखते हैं रिस्क देखें। तो रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंपनी के दृष्टिकोण से बता रहे हैं, न कि शेयर होल्डर्स या कंट्रीब्यूटर्स। रिस्क कंपनी के लिए क्या है, नील है,
इसमें नेग्लिजिबल आप कह सकते हो, नील ही कहो, और इसमें हाई रिस्क है। यानी रिस्क का मतलब रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी और फाइनेंशियल रिस्क आप बता सकते हो। दूसरा हम लोग देखें कॉस्ट ऑफ कैपिटल के दृष्टिकोण से, चूंकि इक्विटी इन्वेस्टर्स जो होता है वह हाई रिस्क टेकर होता है, तो उसका एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होता है। आप इक्विटी शेयर में पैसा लगाते हो तो सबसे अंतिम दावेदार बनते हो, यानी सारे को पेमेंट सेटल करने के बाद जो बचता है तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, उसका क्लेम बनता है, यानी रेसिडुअल क्लेमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेसिडुअल क्लेमेंट्स, यानी अंतिम दावेदार होते हैं। तो सब इसमें इक्विटी शेयर इन्वेस्टर्स का रिस्क बहुत हाई होता है, नतीजा उसका एक्सपेक्टेशन जो है रिटर्न पाने का डिविडेंड के फॉर्म में या कैपिटल गेन फॉर्म में वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखें तो हाईएस्ट आप कह सकते हो इन तीनों में, ये मॉडरेट रिटर्न पाने वाला होता है, और इसका जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वह लो होता है या लोएस्ट बता सकते हो, हाईएस्ट, मॉडरेट और लोएस्ट। क्योंकि डिवेंचर जो है, डिवेंचर में सबसे पहले पेमेंट लेने का, प्रॉफिट टैक्स देने के पहले डिवेंचर होल्डर्स के क्लेम को सेटल किया जाता है। इवन गवर्नमेंट के टैक्स पेमेंट करने से पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के पेमेंट करना आवश्यक हो जाता है कंपनी के लिए। अगर थर्ड देखें, कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कंट्रोल डाइल्यूशन, तो इसमें डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, चूंकि इक्विटी शेयर से अगर हम संख्या बढ़ाते हैं, उसकी मात्रा बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स बढ़ता है, तो क्या हाल होता है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को विशेष अधिकार क्या प्राप्त है, वो है वोटिंग राइट का। तो इक्विटी शेयर्स में वोटिंग राइट, हम जिस प्रोपोर्शन में इक्विटी शेयर खरीदते हैं उसी प्रोपोर्शन में कंपनी के जो एनुअल मीटिंग होता है, जनरल मीटिंग, उसमें भाग लेना और मैनेजमेंट कंट्रोल से रिलेटेड जो भी प्रस्ताव लाया जाता है, रिजोल्यूशन लाया जाता है, उसके प्रो या अगेंस्ट वोट कास्ट करने का राइट होता है, यानी लगभग कंट्रोल का राइट होता है। इसको कई बार आपको सुनने को मौका मिलता होगा कि कंपनी का मैनेजमेंट टोटली डेमोक्रेटिक बेस्ड मैनेजमेंट होता है, और इसमें वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है। वह मैनेजमेंट से रिलेटेड या कंट्रोल रिलेटेड जो पॉलिसीज होता है उसमें वोट कास्ट करने का राइट होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये वोटिंग राइट कॉमन एक्टिविटीज़ या कंट्रोल के लिए वो कंट्रोल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, केवल ऐसे रिजोल्यूशन में उसको वोट कास्ट करने का राइट होता है जो रिजोल्यूशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पर्सनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड कोई पॉलिसी है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, तो उसमें वो वोट कास्ट कर सकता है मीटिंग में भाग लेने पर। तो इसमें देखा जाए तो नेग्लिजिबल है डाइल्यूशन, इसमें नो डाइल्यूशन, यानी कंट्रोल का कोई डाइल्यूशन नहीं होता, कंट्रोल डेविएट नहीं करता। मतलब 10 आदमी के हाथ में कंट्रोल था, वो 15 नहीं होगा संख्या में अगर डिवेंचर इशू भी कर दें, लेकिन इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो नए शेयर होल्डर्स जुड़ेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स जब बढ़ेगा तो वोटर्स संख्या बढ़ेगी, तो कंट्रोल डाइल्यूट हो सकता है ना। फोर्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें टैक्सेशन एडवांटेज, पहले देखते हैं लीगल obligation to pay fixed return to contributories,
नो लीगल ऑब्लिगेशन, नो लीगल ऑब्लिगेशन, यस लीगल ऑब्लिगेशन। यानी कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना ही है डिविडेंड, और कोई फिक्स्ड रेट भी नहीं होता है। हर हाल में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिस्क्रेशन पर है कि वो डिसाइड करे कि वेदर द इक्विटी शेयर होल्डर्स विल हैव टू बी पेड डिविडेंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और नॉट। ये टोटली उसके डिसीजन पर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। रही बात प्रेफरेंस शेयर का, डिविडेंड रेट तो पहले से फिक्स होता है, लेकिन कोई कानूनन ऐसा नहीं ऑब्लिगेशन होता है कि देना ही है, चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। ये डिपेंड करता है साइज ऑफ प्रॉफिट पे। तो पॉसिबिलिटी ऑफ डिविडेंड पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ प्रॉफिट व्हिच रिमेन्स आफ्टर डिस्चार्जिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ टैक्स एज वेल एज इंटरेस्ट टू लॉन्ग टर्म लोन और डिवेंचर होल्डर्स। इन सब को देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, टैक्स देने के बाद, इंटरेस्ट चुकाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, उसके साइज पे डिपेंड करता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा या नहीं। तो इसके तुलना में थोड़ा सा कम है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में ऑब्लिगेशन हो जाता है मोरली, लीगली। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ एनुअल रिटर्न की बात करें, पेबल वेरिएबल होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल पर मैंने पहले ही कहा कोई डिविडेंड पहले से फिक्स नहीं होता, बल्कि वेरिएबल होता है, वह साइज ऑफ प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर में फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है। हमेशा आप प्रेफरेंस शेयर में देखते होइएगा 9%, 6%, 8%, 10% प्रेफरेंस शेयर नाम के साथ जुड़ा रहता है। 9% प्रेफरेंस शेयर का मतलब हुआ कि किसी भी वर्ष कंपनी अगर डिविडेंड देने का सोचती है, डिसीजन लेती है, तो उनके कैपिटल पर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के कैपिटल पे उतना ही 9% ही डिविडेंड पेड होगा, चाहे कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया हो या कम किया हो। नेक्स्ट, डिवेंचर के दृष्टिकोण से तो चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, हर हाल में पे करना है, बिकॉज इट इज लीगल ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट टू लॉन्ग टर्म मनी लेंडर्स, है ना। अब टैक्सेशन एडवांटेज आप देखें, यानी एडवांटेज ऑफ टैक्स, या कह सकते हो आप टैक्स बेनिफिट के दृष्टिकोण से देखें, नो, कोई बेनिफिट नहीं मिलता कंपनी को जो डिविडेंड देना है, बल्कि उस डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड पे भी टैक्स देना होता है। और प्रेफरेंस शेयर के दृष्टिकोण से देखें तो इसके डिविडेंड पे भी कंपनी को टैक्स देना होता है, न कि टैक्स का छूट मिलता है। यानी कोई डिडक्शन इसमें अवेलेबल नहीं है दोनों केस में, इक्विटी शेयर के केस में भी और प्रेफरेंस शेयर के केस में भी। कंपनी जो डिविडेंड दे रही है उसको इनकम टैक्स में खर्च नहीं माना जाता और उसका डिडक्शन अलाउड नहीं होता फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। बट इन केस ऑफ डिवेंचर इसमें मिलता है एस डिडक्टिबल अंडर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में इसका छूट कंपनियों को प्राप्त होता है। तो ये सब अलग अलग विशेषताएं आपने देखा। अब इन तमाम चीज़ को ध्यान में रखते हुए तब हमें सोचना होता है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर जब हम फॉर्म करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें किस कंपोनेंट का नेसेसिटी तो देखना ही है और किसका कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा पूरे कैपिटलाइजेशन में, इसके प्रोपोर्शन को तय कर पाते हैं। ऐसे एक नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है उस पर कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये जो है वो तीनों के फीचर बेस्ड जो है वह है।